जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति में, साथ ही इस पॉलिटी के क्रेश कोर्स में। तो जैसा कि गाइस पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा पॉलिटी के प्ले लिस्ट में। फाइनली अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएगा विदिन 10 रुपीज़ में। और भी आपको नोट्स चाहिए तो वो सभी चीज़ें आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं DPSP। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये क्या होते हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। देखिए, इसकी चर्चा भाग 4 में की गई है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि DPSP की जो चर्चा किस भाग में की गई है, तो वो भाग 4 है। 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं तो वो भी आपको याद रखनी है कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं। अब इसका क्या उद्देश्य है वो चीज़ें देख लेते हैं। तो ये है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग है। और DPSP कहाँ से ली गई है तो ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ जितने भी आपको पॉइंटेड हैं वो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, क्योंकि ये जो नोट्स बनाया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ओरिएंटेड देखते हुए बनाया गया है। तो देखिए, जो DPSP है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि आयरलैंड कहाँ से लिया था तो वो आपको याद रखना है स्पेन से लिया था, और स्पेन ने खुद ये बनाया था। तो आप ये नहीं बोलिएगा कि स्पेन कहाँ से लिया था। ठीक है, तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP लाया गया था वो आयरलैंड के संविधान से लिया था, और आयरलैंड ने स्पेन से लिया था, और स्पेन ने खुद बनाया था। अब देखिए, KT शाह जो थे उन्होंने DPSP को ऐसा चेक कहा जो बैंक की सुविधा के अनुसार जारी की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार जारी की जाती है, किसने कहा, तो वो होता KT शाह। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अब देखिए, इसे संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। अब इसे किसने कहा था, तो वो तो ऑस्टिन साहब। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे कोर्ट नहीं लागू कर सकता है। ये राज्य के मन पर डिपेंड करता है, लागू करेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस उसका ये कर्तव्य है कि उसको लागू करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इसको कोर्ट फोर्स नहीं कर सकता है। तो आइए इसमें जो आर्टिकल है उसको एक एक करके देखते हैं, जो कि है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। देखिए, आर्टिकल सबसे जो 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा की बात की गई है। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट्स, साथ ही साथ जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PSU है उसके बारे में भी। स्टेट का मतलब यहाँ तो स्टेट होता ही है, साथ साथ में जो PSU है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा, उनको भी देखा गया। जैसे बिजली बोर्ड भी एक टाइप का स्टेट में ही आता है, एयरपोर्ट या रेलवे भी स्टेट ही है। ठीक है, तो इसमें राज्य की परिभाषा या सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा की बात कही गई है। चलिए, ये तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है 37 क्या कहता है कि ये जो DPSP है उससे कोर्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता है किसी भी स्टेट को। ठीक है, ये चीज़ें स्टेट पे डिपेंड है कि वो इसे लागू करता है या नहीं करता है, लेकिन ये इसका कर्तव्य है, लागू करनी चाहिए उसको। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 38। अब देखिए, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, लोक कल्याण में जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। न्याय 3 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो कि हम प्रियम्बल में चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, इस आर्टिकल के तहत सरकार जो है जनता के लिए कल्याण हेतु कार्य करेगा, जैसे राशन कार्ड उसे मुहैया करवाएगा, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना देगा, जैसे बच्चे को साइकिल राशि दी जाएगी, और जो महिलाएँ हैं जो वृद्ध हैं उनको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा इसी आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। अब देखिए, इसमें क्या गया है कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। ये 39 के सी में कहा गया है, और 39 में कहा गया है कि जो भी स्त्री पुरुष है उसको समान काम के लिए समान सैलरी दिया जाएगा। अब अपवाद में याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट एंड परमानेंट टीचर, परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर की जो सैलरी है उसमें डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगी। लाइक अगर आपके जो इंजीनियरिंग कॉलेज में परमानेंट टीचर जो BPSC से आते हैं उसके सैलरी कुछ और होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट लेक्चरर होते हैं उनके कुछ और होते हैं। तो ये सभी एक्सेप्शन में आ जाते हैं। अब देखिए, 39 के एम में जो कि एक 42वां संशोधन था जो कि 1976 में किया गया था, इसमें निःशुल्क विधि सहायता की चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल वो है 40, जिसको हम गांधी वर्सेस अम्बेडकर कहते हैं।
इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में चर्चा की गई थी। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत की चर्चा और जो लागू की गई थी वो राजस्थान को मई 2 अक्टूबर को लागू की गई थी। 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि यह गांधी वाला लफड़ा था, क्योंकि गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। ग्राम पंचायत की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र जो है वो 21 साल है, और ये किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है 243 के तहत, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी विवाद था गांधी और अम्बेडकर में। आप चाहे तो इसको डिटेल में विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हैं। अब देख लीजिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी है कि ग्राम पंचायतों का टैक्स जो लिया जाता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है कमर्शियल टैक्स। देखिए, ये रेलवे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देख लीजिए, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत क्या नहीं है? तो वो है संपत्ति कर। टैक्स नहीं लगा सकता है, यानी कि संपत्ति पे ग्राम पंचायत। नेक्स्ट आर्टिकल है 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे वृद्धा पेंशन इसी आर्टिकल के तहत मिलता है, विधवा पेंशन, विकलांग को साइकिल, अन्नपूर्णा योजना, इंदिरा आवास, ये सभी 41 के तहत आता है। 42 के तहत देखिए क्या कहा गया है कि कार्य करने के मानवीय दशाएं, प्रसूति दौरान आराम या वेतन देना। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको आराम देना चाहिए और उसको उसका वेतन भी देना चाहिए। तो गर्भवती महिला का कठिन शारीरिक श्रम न कराना, यह आर्टिकल 42 के तहत कहा गया है। 43 में क्या क्या आ गया है वो चीज़ें देख लीजिए कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी देने की व्यवस्था, जिससे उसका घर बार चल सके, वो आर्टिकल 43 में कहा गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है 44, जिसमें नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो कि सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए सिविल कोड जो होगा वो सेम होगा, चाहे वो विवाह का हो या तलाक का हो। ठीक है, और अपराध के कानून को हम दंड संहिता कहते हैं और चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं। तो इसीलिए इलेक्शन में आचार संहिता लगता है, न कि दंड संहिता। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, इसमें क्या कहा गया है कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराना चाहिए। ये सरकार को, मतलब राज्य सरकार को ये आदेश दी गई है और ये उनका कर्तव्य होना चाहिए, इन्फोर्समेंट नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, इसमें एसटी और ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण की चर्चा की गई है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आरक्षण की चर्चा आर्टिकल 46 में की गई है। नेक्स्ट जो है वो है 47 में जन स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषक आहार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 48 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, कृषि और पशुपालन का संगठन वगैरह, इसकी चर्चा इसमें की गई है। गो हत्या पे रोक इसी आर्टिकल के तहत लगाई गई है। आर्टिकल 48 का ए जो है उसमें पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना है, यह 48 का ए में कहा गया है। और इसी के तहत हम लोग अभयारण्य या फिर जू बनाते हैं ताकि जो वाइल्ड एनिमल है उसका संरक्षण हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल है 49 में राज्य जो है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करेगा, ये राज्य सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। और आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। आर्टिकल 50 के तहत जो है एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशियल है उसको अलग कर दिया गया। और कार्यपालिका में पुलिस, सीबीआई, टीओ आता है और न्यायपालिका में जज आते हैं। और 51 में जो कहा गया है वो जो कि अपना लास्ट आर्टिकल है इस भाग का, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 में कहा गया है। इसी आर्टिकल के तहत यूएनए जो है, भारत जो है यूएनओ का सदस्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत यूएनओ का सदस्य है किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो वो है 51 के अकॉर्डिंग। अब देखिए कुछ अनुच्छेद हैं जो कि टीपीएसपी के तहत कार्य करती है, वो है अनुच्छेद 350 का, ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी आर्टिकल 350 के में कहा गया है। और आर्टिकल 351 है जो कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना है। अब देख लीजिए इससे कुछ रिलेटेड टर्म जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीपीएसपी को 3 कैटेगराइज में भी डिवाइड किया गया है। पहला है गांधीवादी, तो गांधीवादी में देखिए जो आर्टिकल है 40 आता है, फिर 43 का ये आता है, फिर 46 आता है, फिर 47 आता है। फिर समाजवादी में देख लीजिए 38 आता है, 39 आता है, 39 का ये आता है, 41 आता है, 41, 42 और 43 आता है। उदारवादी ये आर्टिकल 44, 45, 48 ये सभी चीज़ें आती है। अब क्या डिफरेंसेस है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, वो देख लीजिए जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए फंडामेंटल राइट भाग 3 में आते हैं और ये भाग 4 में आते हैं। और फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है और ये आयरलैंड से लिया गया है। देखिए इसको कोर्ट लागू करता है, यानी कि कोर्ट द्वारा ये फोर्स्ड है और ये इन्फोर्सड है, मतलब कोर्ट इसको लागू करने का कोई फोर्स नहीं करता है, इसको डिपेंड करता है राज्य पे कि वो लागू करे या ना लगे।
राष्ट्रपति द्वारा इसे ख़त्म किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसे ख़त्म नहीं कर सकता है। मूल अधिकार में व्यक्ति की भलाई होती है, जबकि डीपीएसपी में समाज की भलाई होती है। और ये इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, जबकि इसको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ये जन्म से मिलता है फंडामेंटल राइट, ये सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार के महत्व को घटाता है फंडामेंटल राइट, जबकि ये बढ़ाता है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है यानी सब्जेक्ट है वो है व्यक्ति, और इसका जो है राज्य है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। और लास्ट जो है अपना 51 के में वो है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि सभी भारत के सभी व्यक्ति को करनी चाहिए। देखिए अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म है जो देख लीजिए। इसका चर्चा भाग 4 के में क्या गया है, जो कि अनुच्छेद 51 का है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक अधिकार कर्तव्य में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में इसे जोड़ा गया। व्यक्ति की स्वेच्छा पर इसे निर्भर करता है माने या ना माने। इसके लिए कोई भी दंड या सजा के प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 11 है, जो कि है निम्न। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ। इसमें कुछ संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन, वो आप देख लीजिए। मूल अधिकार में 21 के में 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन, और मूल कर्तव्य 51 का एक जो है वो है 6 से 14 साल के बच्चे को माता पिता को उनके बच्चे को प्राथमिक शिक्षा मुहैया करवाना। चीज़ ये ध्यान में रखना। शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो फाइनली अपना भाग 4 कंप्लीट होगा। बाकी आप इसे पढ़ सकते हैं। जनरली इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बस इसे पढ़ने योग्य या फिर चिपकाने योग्य आता है कि क्योंकि ये इंसान पर डिपेंड करता है वो माने या ना माने। इस पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है। तो गाइस अपना भाग पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उसका जल्दी रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय